एससीओ समिट है उसमें चीन और रूस के इस वक्त बेहतरीन तल्लुकात हैं। चीन सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। मोदी को शहबाज शरीफ से ज्यादा लिफ्ट मिली है एससीओ, और मोदी एससीओ में गया और छा गया। मोदी साहब का अपने मुल्क में मजाक उड़ाया जा रहा है। जो उनकी सदर प्यूटन और शी के साथ जो वीडियो है उसमें भी वो जबरदस्ती घुसे हैं और उसमें वो कोई बात किए बगैर सिर्फ हंसते चले जा रहे हैं, हंसते चले जा रहे हैं और वो बात नहीं कर। जापान ने को 5 लाख इंडियंस को जापान में नौकरी ऑफर की है और लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ऑफर की। सदर शी ने इस लफ्ज को दोबारा इस्तेमाल किया अपने खिताब में और उन्होंने कहा कि हम गुंडागर्दी के हथकंडों के खिलाफ हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो एससीओ है, क्या अमेरिका से टकराने की हिम्मत रखती है या नहीं रखती है? ये बहुत बड़ा इतिहाद हो गया है। इसमें एशिया है, इसमें अफ्रीका है, इसमें यूरोप है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि हमें अपनी बहुत बड़ी मार्केट है हमारी एससीओ प्लस की। बहुत बड़ा जल्जला आया वहां पे 6 मैग्नीट्यूड का कुनर में, और उन जी। इंडिया ने इमदाद दी है और उन्होंने पाकिस्तान से इमदाद लेने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। ये हमारा वीलॉग इंटरनेशनल अफेयर्स, और कुछ हम बात करते हैं इस पर सिक्योरिटी के हवाले से। मेरे साथ डॉक्टर आसिफ साहब मौजूद होते हैं। डॉक्टर आसिफ साहब आज भी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर आसिफ साहब को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब देखें, जो एससीओ समिट है उसमें चीन और रूस के इस वक्त बेहतरीन तल्लुकात हैं। चीन सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। बाकी ममालिक के भी चीन से अच्छे तल्लुकात हैं। ईरान से भी तेल खरीद रहा है चीन। ज्यादा बड़ी खबर तो थी ना जी, मोदी का एससीओ में जाना, भारत चीन, जो कल हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब जी। मैंने कुछ तस्वीर देखी हैं जिसमें पुतिन, प्रेसिडेंट शी और मोदी खड़े हैं। ठीक है ना, जी। जो इंडिया, जो मोदी ने पोस्ट की हैं तस्वीरें, जी। जी। और कुछ उनके आपस में बायलैटरल हुए भी हैं। फिर ये भी है कि वो 2 दिन की समिट में एक दिन बाद ही मोदी वापस आ गए हैं। उन्होंने दूसरे दिन नहीं शिरकत की, परेड में भी वो शिरकत नहीं कर रहे हैं। हमने कल जी। काफी भारत और चीन के इस हवाले से गुफ्तगू कर ली थी। आज मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, सिर्फ एक छोटा सा ऐड ये करना चाहता हूँ कि जो इंडियन मीडिया है वो ये बार बार कह रहा है कि जी मोदी को शहबाज शरीफ से ज्यादा लिफ्ट मिली है एससीओ में, और मोदी एससीओ में गया और छा गया। आप अच्छा। ये बात मानते हैं? मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि मोदी साहब का अपना अपने मुल्क में मजाक उड़ाया जा रहा है और उनसे उनके बारे में ये कहा जा रहा है। जो उनकी सदर प्यूटन और शी के साथ जो वीडियो है उसमें भी वो जबरदस्ती घुसे हैं और उसमें वो कोई बात किए बगैर सिर्फ हंसते चले जा रहे हैं, हंसते चले जा रहे हैं और वो बात नहीं करते। ठीक है जी। इसी तरह की उनके सारे फोटो आपस हैं। उनका उन्होंने जबरदस्ती तमाम रहनुमाओं के साथ जप्पियां डालने की कोशिश की। एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें उनकी मुलाकात थी सदर शी के साथ। जब वो हम्म। मुलाकात के लिए पहुंचे तो उन्होंने दूर से हाथ आगे बढ़ा रखा था, लेकिन सदर शी ने उनका हाथ थामने के बजाय, मुसाफा करने के बजाय उनको इशारा किया कि आपकी सीट उस तरफ है। तो वो उनको वहां जाके उनसे बात की, मुलाकात की। तो ये जो तासुर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन असल आप में देखें ना, बीजेपी की जो तरफ। कॉन्फ्रेंस में मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में आए हैं। हाँ। ये भी। उसमें कोई शक नहीं कि रूस इंडिया जो इत्तेहाद है वो उनका एक लंबी तारीख है। वो एक उनका देरपा इत्तेहाद है, मुस्तकिल इत्तेहाद है। और इसी इत्तेहाद के लिए मोदी कुर्बानी दे रहा है अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ ताल्लुकात की। अभी आपने शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसलिए आपने नहीं देखा होगा कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लगाई है जिसमें उन्होंने मोदी के इस एससीओ समिट की तस्वीरी झलकियां देख के, उसकी कवरेज देख के उन्होंने एक दफा फिर गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये वन साइडेड रिलेशन था भारत के साथ हमारा, जो हमें बिल्कुल सूट नहीं करता। और अब भारत जो है वो हमें जीरो टैरिफ की ऑफर कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो ये एक बड़ा बहुत सख्त पैगाम है इंडिया के लिए कि वो जीरो टैरिफ पे भी उनसे बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, चलें आगे चलते हैं थोड़ा। एससीओ में साइडलाइंस ईरान, पाकिस्तान और चाइना, और ये भी एक साइडलाइंस पे आपस में चारों मुल्क इकट्ठे बैठे हैं। वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर कल चीन में परेड हो रही है, उसमें 26 मुल्कों के सरबराह आ रहे हैं। भारत उसका बाइकआउट करके निकल गया है। और मैंने आज पढ़ा है कि जापान ने को 5 लाख इंडियंस को जापान में नौकरी ऑफर की है
और लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ऑफर की है। ये जो कल की परेड है, ये जापान के फासिस्ट, उस वक्त के फासिस्ट हुक्मरानों के खिलाफ चीन की जो जंग थी और उसमें उसकी फतह थी, उसकी ये 80वीं सालगिरह की जो है ये परेड है। और ये एक जबरदस्त मौका है चीन का अपना माइट दिखाने का, अपनी फतह को याद करने का। और मोदी जापान की नाराजगी मूल नहीं लेना चाहते, और इस वक्त वो अमेरिका और यूरोप के गजब का शिकार हैं, तो वो कम से कम एशिया में एक अपने इत्तेहादी को हाथ से नहीं खोना चाहते, इसलिए वो इस परेड से गुरेज कर गए। गुरेज कर गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि जो ये एससीओ समिट है, इसमें इससे अमेरिका परेशान हुआ है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि देखें ना जी, चाइना ने 20 मुल्कों के सरबराह अपने मुल्क में इकट्ठे किए हैं, फिर एक अपना बैंक भी बनाने का ऐलान किया है। लोग कह रहे हैं ये आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के मुकाबले पे बैंक बनाने की बात है। और लोगों का ख्याल है कि अमेरिका के मुतबादल एक मालियाती निज़ाम बनाने की बात है जो एससीओ समिट में की गई है। और सारा जो सर, एससीओ की समिट में इससे बड़ा ऐलान हुआ है। उन्होंने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील नौ का ऐलान कर दिया है। सदर शी ने एक अपना तस्वर पेश किया है, और उसको उन्होंने नाम दिया है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, जीजीआई। जीजीआई में वो कहते हैं कि हमारे जो ताल्लुकात होंगे वो बराबरी की सतह पे होंगे, हम डेवलपिंग नेशंस की आवाज सुनेंगे, तो डेवलपिंग नेशंस को। डॉक्टर साहब, ये सारी गुफ्तगू अमेरिका के खिलाफ है ना। ये एक सारी राय ये गुफ्तगू भी तो अमेरिका है के ना कि खिलाफ है। एससीओ वहां पे समिट। उन्होंने अपना एक मुस्तकिल सफारती मौकफ है। एक लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं, गुंडागर्दी, और उसमें वो अमेरिका का नाम नहीं लेते, लेकिन ये गुंडागर्दी का लफ्ज अमेरिका की पॉलिसियों के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना मुस्तकिल उसकी वजारत खारजा, उनकी खारजा पॉलिसी की लाइन है। और सदर शी ने इस लफ्ज को दोबारा इस्तेमाल किया अपने खिताब में, और उन्होंने कहा कि हम गुंडागर्दी के हथकंडों के खिलाफ हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, अब ये सिंपल बात ये है कि अब हम एससीओ को वाइंड अप करते हैं, अगले भी टॉपिक्स लेने हैं मैंने आपके साथ। टेक्निकल बात ये है कि ये जो एससीओ है, ये क्या अमेरिका से टकराने की हिम्मत रखती है या नहीं रखती है। अभी भी ये लगता है कि बेशक 20 मुल्क इकट्ठे हैं, बेशक दुनिया के रूस भी और चीन एक तरफ खड़े हो गए हैं, बेशक इसमें न्यूक्लियर ताकत है मौजूद है, लेकिन अभी भी अमेरिका और मगरब का गलबा भारी है। ये सारे मिलकर भी अभी आज का अमेरिका इजलास था नेटो का आप। मुकाबला नहीं कर सकते, अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी भी टैरिफ की लड़ाई में अमेरिका को बर्तरी हासिल है, ये सब उससे टैरिफ खत्म कराना चाहते हैं। ये ये सब अभी आज भी। का जो इजलास था, ये एससीओ इजलास नहीं था, ये एससीओ प्लस इजलास था। इन्होंने एससीओ को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है। उसमें ब्रिक्स और एशियन जो तंजीम है उसको भी शामिल कर दिया, उसके नुमाइंदों को भी। और इसको उन्होंने इस दफा इस नाम दिया है एससीओ प्लस का। ये बहुत बड़ा इतिहाद हो गया है। इसमें एशिया है, इसमें अफ्रीका है, इसमें यूरोप है। और आप जहां तक बात कर रहे हैं टैरिफ की और मंडियों की, तो आज अमेरिकी सदर ने यह भी कहा है कि हमें अपनी बहुत बड़ी मार्केट है हमारी एससीओ प्लस की, हमें उसके पोटेंशियल को देखना चाहिए, हमें उस पर काम करना चाहिए, बाहमी तजारत को बढ़ाना चाहिए, और हमें और गुंडागर्दी के डॉक्टर खिलाफ साहब नहीं और झुकना चाहिए। डॉक्टर साहब, गरीब भी पंजी भी इकट्ठे हो जाने ते एक अमीर तो भारे नहीं होंगे। मेरी सर, गल वो सुन। दुनिया की 40% जो है वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, कम से कम बेशक चालीस 40% परसेंट गरीबों की नुमाइंदगी कर रही है ना, 40 अमीर तो 40% गरीबों पे भारी होता है। आप बताएं ना, अमेरिका के टैरिफ क्यों अहम है? क्योंकि अमेरिका बड़ा बायर है। इनमें कौन सा बड़ा बायर है मुल्क? ये सब बेचने हैं वाले हैं, खरीदने वाला तो कोई भी नहीं है। नहीं सर, ये बात तो तय है कि ये सदी एशिया की सदी है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि ये एशिया की सदी है। और ये जो इन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव अनाउंस किया है, इसके अंदर एक उन्होंने सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी दिया है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ये नेटो और G7 जो बड़े इस वक्त इत्तेहाद हैं सिक्योरिटी के हवाले से भी और मैशत के हवाले से, वो उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पे एक नया निज़ाम लाने को तैयार हैं। वो अच्छा, इसमें एक नुमाया बात यह है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को और मौजूदा सिस्टम को रोल बैक नहीं करना चाहते। वो उसमें इस्लाहात के हामी हैं, और एक बराबरी की सतह पे जो नहीं, मुल्कों अब के साथ देखे ना, आप मेरी और बात फिर सुन उन्होंने लें। एक और बात की है कि ब्लॉक बेस्ड सियासत नहीं होगी। हम ब्लॉक्स नहीं बना रहे, हम वन अर्थ वन फ्यूचर एजेंडे पे काम कर रहे हैं।
ये इल्मी बातें हैं, किताबी बातें हैं डॉक्टर साहब। ब्लॉग से ही दुनिया चलती है। मेरा मतलब यार, दोस्तों और दुश्मनों के नहीं, ब्लॉग होते आप हैं। अगर आप मैं ब्लॉक ये अगर तो किताबी ब्लॉक की बातें बात ना करें करनी आप है मेरे तो साथ। अगर तो ब्लॉक की बात करनी है तो एससीओ में चीन और भारत एक दूसरे के बड़े हरीफ हैं, लेकिन वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। ठीक है जी। तो ये एक इनिशिएटिव है। इस हम मैं ये समझता हूं कि हम आज एक तारीखी लम्हे में जिंदा थे। हम एक तारीखी लम्हे में बात कर रहे हैं जब दुनिया में एक ग्लोबल ऑर्डर नया आने का ऐलान किया गया है। उस मैं ग्लोबल ऑर्डर की तश्कील का काम मैं शुरू हुआ मैं है। मैं आपकी बात नहीं मानता डॉक्टर साहब। कोई अभी ग्लोबल नया ऑर्डर नहीं है। अभी मुझे अगले 20-25 साल अमेरिका ये की एक सदी तारीखी लगती लम्हा है। है। आप ये मेरी बिल्कुल बात वैसे सुनिए ही है एक मिनट। जैसे वर्ल्ड वार टू के बाद एक एलामिया आया था और अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील का तस्वर पेश किया गया था। वो एक नया ऑर्डर तश्कील दिया गया था, उसके तहत इंस्टीट्यूशन बने थे। वो एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ये एक तारीखी लम्हा है जिसमें वो न्यू ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं और उस पर पूरे अज़्म के साथ खड़े हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने। पूरा मगरब इससे आउट है, जापान इससे आउट है, अमेरिका इससे आउट है। ये कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है? मगरब आधी मगरब इस दुनिया को वक्त निकाल, अपनी दुनिया पॉलिसी के चालीस मगरब फीसद इस लोग। वक्त अपनी पॉलिसी की वजह से बढ़ चुका है। मैं नहीं नहीं, आपको ये भी बता डॉक्टर दूं साहब मेरी मैं बात आपको सुने। ये भी बता दूं कि डॉक्टर साहब जो मेरी बात तो फाइव सुने। आइज डॉक्टर साहब छुरी जो थले दाम फाइव लो। आइज अलायंस है वो टूट चुका है। मैं आपको बताता हूँ, मगरब टूट रहा है। मगरब टूट फूट का अमल एक तवील अमल होता है, लेकिन मगरब के टूटने का अमल शुरू हो चुका है। फाइव आइज आइज अलायंस में दरार पड़ चुकी है। जो प्यूटन ने मुज़ाकरात किए थे रशिया और यूक्रेन के हवाले से, उस पे उनकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ने एक मेमो जारी किया और उसको खुद अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, सीबीएस ने। और उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात के हवाले से ये वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि इसको फाइव आइज के साथ शेयर नहीं किया जाएगा और इस हवाले से किसी भी डेवलपमेंट पे फाइव आइज के साथ बात नहीं होगी। ये उनके अंदर एक अब टूट बात फूट तो है, एक अब दरार आप है। मेरी बात सुन लेंगे डॉक्टर साहब? ये शो जी आधा जी। मेरा है, आधा आपका है ना। आधा आधा ये कर सारा लेना। आपका है। आधा ये आप सारा करते हैं, आपका है। आधा। देखिए मेरी बात सुनिए। अभी माइट इज राइट की दुनिया है। माइट इज राइट में आज आपने खुद कहा कि इंडिया जीरो टैरिफ पे भी अमेरिका के आगे लेटा हुआ है। देखें, ये 40% दुनिया की मईशत थी, 60% दुनिया की मईशत एससीओ में शामिल नहीं थी। आपके इदादो शुमार के मुताबिक दुनिया की 40% मईशत बैठी हुई थी और 60% मईशत बाहर थी। वो जो 60% है वो चंद मुल्कों के पास है। वो अमीर मुल्क हैं। सारे उनके उनके पैसे के गुलाम हैं। उनकी सैंक्शंस मैटर करती हैं। उनके सफारती ताल्लुकात मैटर करते हैं। उनका जीएसपी प्लस देखें, उनका जीएसपी प्लस मैटर करता है। उनका टैरिफ मैटर करता है। अभी चाहे चीन का ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। चीन के सर, पास। आप जो बातें कर रहे हैं मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन यही पॉलिसियां हैं जिससे डेवलपिंग नेशंस और कुछ डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो इससे तंग हैं अब और वे आप इस अच्छा चले गुंडागर्दी के खिलाफ। अफगानिस्तान चलते हैं ना। बहुत बड़ा जलजिला आया वहां पे 6 मैग्नीट्यूड का कुनड़ में। और उन जी इंडिया ने इमदाद दी है और उन्होंने पाकिस्तान से इमदाद लेने से इनकार कर दिया। जी। तो आपने। इसको क्या क्या आप इस पे इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आप? नहीं, मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट करता हूँ कि जो ताल्लुकात की खराबी है वो इस नहज तक पहुंच गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, कि अभी वो अफगानिस्तान जो है जिसके सारे हमने महाजरीन 40 लाख को पनाह दी, जिसके हर बुरे वक्त में हम खड़े हुए, वो आज कहता है मुझे पाकिस्तान की मदद की जरूरत नहीं है। जयशंकर की और अफगान वजीर खारजा की बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से बात नहीं की है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मैं इससे पहले भी आपको कह चुका हूँ कि पाकिस्तान अपने मुतालबात पे अफगान तालिबान के साथ अपने जो मुतालबात हैं उस पे उसने सख्ती दिखाई है। अफगान तालिबान फाल्टर कर रहे हैं, वो इससे डर रहे हैं। अब एक नया बयानिया आ रहा है, ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट किया है और उसने कहा है कि अफगान तालिबान दाइश के खिलाफ जबरदस्त किस्म की कार्रवाई कर रहे थे और दाइश खुरासान जो है वो भाग के पाकिस्तानी बॉर्डर्स के अंदर आ गई है और पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है। ये एक नया बयानिया बनाया जा रहा है। आज ही फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक और रिपोर्ट दी है और उन्होंने कहा है कि अलकायदा दोबारा जोर पकड़ रही है अफगानिस्तान के अंदर। तो ये एक नया मंजरनामा बन रहा है, इस खत्ते में एक नया खतरा खड़ा हो रहा है और इसमें एक और नई महाजराई यहाँ इस खत्ते में शुरू होने जा रही है।
हमें वो अब दाइश खुरासान का इल्जाम दे रहे हैं, जो अमरीकी टाउट हैं ज़ुल्म खलीलजाद। लेकिन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन खुद ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में अलकायदा जोर पकड़ रहा है। जल में खलीलजाद की बताऊं अमेरिका में क्या हैसियत है? जी। जो मैं तो पाकिस्तान में टाउट कह रहा हूँ उनको। जो पाकिस्तान में शेख रशीद की है, जी। वो अमेरिकी शेख रशीद है। आप मेरी बात समझे, वो दा काम में, वो इस वक्त सिस्टम से आउट है, जैसे शेख रशीद सिस्टम से आउट है। किसी वक्त सिस्टम में इन था, आज सिस्टम से आउट है। ना उसको बाइडेन, ना उसको डेमोक्रेट्स लिफ्ट कराते हैं, ना उसको रिपब्लिकन लिफ्ट कराते हैं। और वो एक सिस्टम से आउट अपने आप को बेचने की कोशिश करता है, जैसे शेख रशीद साहब करते हैं। लिहाजा हमें जल्मे खलीदात को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो तो रोज इमरान खान की रिहाई के भी ट्वीट करता है, 5-10 हज़ार डॉलर लेकर। वो तो इस वक्त लेकिन आप आपको आपको फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट को आपको देखना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के मौकफ की अमेरिका भी तायद कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में अमूमन वो रिपोर्ट्स शाया होती हैं जो अमेरिकी पॉलिसी होती है। ठीक है अच्छा, जी। अब आखिर तो इस में चूंकि टाइम कम है, ये वेनेजुएला में सारे अमेरिका ने अपने बैरी जहाज, लड़ाके जहाज सारे पहुंचा दिए हैं। वेनेजुएला पे हमला हो रहा है या सिर्फ डराया जा रहा है? वेनेजुएला के खिलाफ एक लंबे अरसे से सदर मदुरो के खिलाफ, उनके खिलाफ कोशिश की जा रही है कि उन्हें इक़्तिदार से हटाया जाए। अब अमेरिका में जो ये इसके हामी हैं इस किस्म की कार्रवाइयों के, वो मुतालबा कर रहे हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड हों और उसको मदुरो को पकड़ा जाए। इसको सदर मदुरो को उन्होंने दहशतगर्द भी करार दिया हुआ है, और वो उसके खिलाफ उन्होंने बाउंटी भी रखी हुई है। और वो इस वक्त एक बड़ी टेंस सूरत हाल है वहां पे। और सदर मदूरो जो हैं वो अपने फौजियों के साथ खिताब कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। हालात वहां पे कशीदा हैं। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि ट्रंप जो कोई भी जंग ना छेड़ने का ऐलान करके आया है, वो किसी और जंग में कूदना चाहेगा या नहीं। नहीं तो आपका ख्याल है वेनेजुएला की जंग एक लंबी जंग होगी या ये एक शॉर्ट सा ऑपरेशन होगा? ये शॉर्ट सा ऑपरेशन, असल में अमेरिकी जो है ये बड़े धूमधाम से आते हैं, लेकिन बाद में वो फंस जाते हैं। उनको उस जंग से निकलना, फिर वहां पे वो एक लाइबिलिटी बन जाती है उनके लिए, और वो वहां फंस जाते हैं, धंस जाते हैं। ये कोई इस तरह का ऑपरेशन नहीं है कि वो कोई उसामा बिन लादेन को मारने आए, मार के निकल गए। हम्म। ये एक लंबा ऑपरेशन हो सकता है। नहीं, वो वेनेजुएला के सदर को मारें और निकल जाएं। नहीं, वेनेजुएला के सदर को इतने अरसे से तो वो CIA खुफिया कार्रवाइयों के जरिए उनको कत्ल करने की कई बार कोशिश कर चुकी है, तो लेकिन आप वहां पे वो उनको अब किसी आम कार्रवाइयों से सीधा बमबारी से मार देंगे? बमबारी से तो वो उन्होंने मारना चाहा था ईरानी सदर को, वो नहीं मार सके। ईरानी सदर को तो नहीं, आप कह सकते हैं खामनाई को मारना चाहता और वो बंकर में चले गए। हाँ जी, नहीं मार सके ना। पेजिशकियान तो ईरानी कभी भी सदर, टारगेट नहीं थे, टारगेट तो खामनाई है, नहीं, खामनाई आज भी टारगेट है। सर जब वो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा था, उस पे हमला हुआ था, और सदर वहां से बच के निकले थे, उनके टांग पे खराशियां आई थी, वो वहां मौजूद थे। बहरहाल, चलें, दुनिया में का मंजरनामा आपसे रोज इसी तरह बात होती होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।